नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। चलिए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पिछली बार मैंने आपको यह प्रश्न दिया था मेंस का, थर्ड पेपर के तहत आप इसे रख सकते हैं। आज सबसे पहले हम इसके उत्तर पे बात करेंगे। उसके बाद अगले दिन के लिए पेपर फोर्थ से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है जी? तो लेकिन एक चीज़ और है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ज़ीरो टू जीनियस सीरीज़ में जो लोग पिछली बार नहीं जुड़ पाए थे, उनके लिए फिर से मौका है। मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दे रहा हूँ जिसमें ज़ीरो टू जीनियस के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स वाली वीडियो का भी लिंक दे दे रहा हूँ, ताकि अगर आपको पीडीएफ नोट लेना हो तो उसके बारे में भी जानकारी मिल जाए। ठीक है जी? तो आप इसका लाभ ले सकते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अब आते हैं पॉइंट पे, और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखा जा सकता है, किस रूप में लिखा जा सकता है। एक चीज़ आपको याद दिला दूँ, इस समय भले ही आप आंसर राइटिंग ना कर रहे हों, कोई बात नहीं है। इन चीज़ों को समझते चलिए, देखते चलिए कि आंसर कैसे लिखा जा सकता है, क्वेश्चन को कैसे समझा जाना चाहिए। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम शुरू-शुरू में बहुत जोश में होते हैं, 1 दिन 2 दिन आंसर लिखते हैं, उसके बाद से जब लिखने का मन नहीं करता, तो अंदर से ऐसा लगता है ना, ग्लानि हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, बढ़िया फ़ील नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। कम से कम आप कंटिन्यू तो कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश तो कर रहे हैं, आप उस रास्ते पर तो चल रहे हैं। यही आपके लिए प्लस पॉइंट है, जो कि ज़्यादातर लोग नहीं करते। ठीक है जी? तो चलिए फिलहाल इसको समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में किन कारणों से खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिल रहा है? इन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? सीधा सा क्वेश्चन है, इकोनॉमी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है? अब आपको इसमें समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो हम भारत की बात कर रहे हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं और खाद्य मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ मुद्रास्फीति की बात जानते हैं पहले से, नॉर्मली महंगाई का मतलब होता है मुद्रास्फीति, सामान्य शब्दों में कहा जाए तो। ठीक है? इसके अंदर जाएँगे, टेक्निकल जानकारी लेंगे तो कुछ और बातें भी पता चलेंगी। लेकिन मोटे तौर पर मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि चीज़ें महँगी हो रही हैं। लेकिन इसके आगे जोड़ दिया गया है खाद्य मुद्रास्फीति, इसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक? तो इसको किन चीज़ों से, किन कारणों से बढ़ावा मिला, यानी कि महँगाई बढ़ रही है, खाने की चीज़ें जो हैं महँगी हो रही हैं, इस समय आप देख सकते हैं सब्जियों में। इसके अलावा इन चुनौतियों का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, ये हमें बताना है, ये क्वेश्चन है। अब आते हैं इसके परिचय पर। जो पहला पैराग्राफ आप लिखेंगे, जो इंट्रोडक्शन होगा, उसे 2 तरीके से लिख सकते हैं। इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस होते हैं, उनके ज़्यादातर जो उत्तर लिखे जाते हैं, इन दोनों तरीके से लिखे जा सकते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस समय किस तरीकों को लेकर ज़्यादा तैयार हैं, कौन-सी चीज़ लिख सकते हैं। इसी तरह से इसके कंक्लूज़न में भी आपको बताऊँगा कि इसके 2 कंक्लूज़न्स हो सकते हैं, 2 तरीके के हो सकते हैं। अगर हम परिचय की बात करें कि इस प्रश्न का उत्तर आप लिखने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, ज़्यादा आपने करंट अफ़ेयर नहीं पढ़ा है और सामान्य ज्ञान आपके पास है, तो आप ये बता सकते हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति क्या होती है? बता दीजिए कि जो खाने की चीज़ें हैं, चाहे वो अनाज हो, सब्जियाँ हो, तेल हो, ये सारी चीज़ें जो खाने की हैं, इनमें बढ़ोतरी हो रही है। इन मतलब इनकी जो प्राइस है, इनकी जो कीमत है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ रही है। लेकिन अगर आपने तैयारी की है और आपके पास आंकड़े हैं, तो सबसे बढ़िया उत्तर होता है, इंट्रोडक्शन होता है, इस तरह के प्रश्नों का आंकड़ों के साथ। आप सीधा-सीधा ये लिख सकते हैं कि इस समय आप पिछले 6 महीने का भी आंकड़ा यूज़ कर सकते हैं, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है? इस समय हमारे देश में खाद्य मुद्रास्फीति का स्तर ये है, इस लेवल पे चीज़ें बढ़ गई हैं। अब ये नहीं कि इसमें किसी एक चीज़ को उठा के कि हाँ सर, हमारे यहाँ इस समय टमाटर बहुत महँगा होता जा रहा है। किसी एक चीज़ को लेके नहीं, ओवरऑल खाद्य मुद्रास्फीति का जो आंकड़ा है, अगर वो आप लिखते हैं, बहुत अच्छा माना जाएगा। या फिर कोई रिपोर्ट आई है, भारतीय गवर्नमेंट ने बहुत सारी संस्थाएँ बना रखी हैं, जो रिपोर्ट्स जारी करती हैं अलग-अलग तरह की। अब यहाँ पे कुछ लोग बहुत डीप में जाने की कोशिश करेंगे, तो वो ये लिख देंगे कि इस ये संस्था खाद्य मुद्रास्फीति की रिपोर्ट जारी करती है। उसको यूज़ करते समय ना आपको सावधान रहना चाहिए, ज़बरदस्ती के आंकड़े नहीं डालना। अब लगे बताने कि ये संस्था जारी करती है और इसके बारे में कुछ और बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बकवास हो जाएगा। आप मेंशन करना चाहते हैं तो ये कह सकते हैं कि इस संस्था के अनुसार ये रिपोर्ट आई है, जिसमें इतना अभी खाद्य मुद्रास्फीति है, उसका स्तरीय लेवल इस लेवल पे है, ये आप बता सकते हैं। तो इन दोनों तरीकों से आप इस तरह के प्रश्न का उत्तर दे सकते थे।
आपने इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आते हैं मेन बॉडी पे, पूछा क्या गया है। क्वेश्चन के मेन बॉडी में दो हिस्से हैं, एक है कारण और दूसरा है उपाय। मज़ेदार बात यह है कि किसी भी समस्या पे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको कारण पता है तो आप बहुत आसानी से उसका उपाय भी बता सकते हैं। देखिए कारण क्या हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं। ये 4 पॉइंट्स आप डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं, आप फ्लो चार्ट बना के भी लिख सकते हैं और ऐसे ही जो है पॉइंट में भी लिख सकते हैं, थोड़ा विस्तार देके। सबसे पहली बात ये है कि हमारे यहाँ जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, वो महँगी क्यों हो जाती हैं? उसका जो सबसे पहला कारण है, वो है आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की कमी। ये आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन क्या है? सिंपल सी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, ये आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कृषि के क्षेत्र में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी इंडस्ट्री के मामले में भी यूज़ करते हैं ये शब्द, ठीक है? कोई उत्पादन हुआ किसी चीज़ का, उसकी आपूर्ति जहाँ पे होनी चाहिए, वहाँ पे सही समय पर, सही तरीके से हुई या नहीं हुई, ये एक समस्या है। हमारे देश में आप न्यूज़ देखते हैं कि कई जगहों पे ठीक वही प्रोडक्ट काफ़ी ठीक-ठाक महँगा है और भारत के ही किसी राज्य में किसान मजबूरन उसे रास्ते पर फेंक दे रहे हैं। प्याज़, टमाटर, आलू, गोभी, ये आप देखते हैं। मंडी में लेके गए थे, बहुत अधिक किराया देना पड़ा था और मंडी में क्या हुआ, 50 पैसे, ₹1 किलो के हिसाब से, पसेरी के हिसाब से खरीदने के लिए कोई मजबूर कर रहा है, तो वहीं छोड़ के आ जाते हैं। किसान आत्महत्या कर लेते हैं। तो इससे कई सारे जो मुद्दे हैं, वो जुड़े हुए हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन अगर अच्छा हो, कि उत्पाद को सही समय पे, सही तरीके से, सही जगह पहुँचाया जाए, मार्केट में पहुँचाया जाए, तो कमी ही नहीं होगी चीज़ों की। जिस व्यक्ति ने, जिस किसान ने उत्पादन किया है, उसको भी लाभ होगा। जो कस्टमर है, उसे भी सही कीमत पर चीज़ें मिल जाएँगी। जब चीज़ें सही समय पर नहीं पहुँच पाती हैं, नॉर्मली महँगाई बढ़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पहुँच गई एक ही मार्केट में, सस्ती हो जाती हैं। तो एक कारण ये होता है कि जब श्रृंखला प्रबंधन ठीक नहीं है, आपूर्ति वाला, समय पे चीज़ें नहीं मिल रही हैं, उसकी वजह से कमी हो जाती है चीज़ों की और क्या होता है, महँगाई बढ़ जाती है। साथ ही साथ माँग भी तो बढ़ रही है। अलग-अलग हिस्सों में एक ही चीज़ की ले जो है माँग है, वो अलग-अलग भी हो सकती है और एक ही बार पूरे देश में माँग बढ़ जाती है किसी चीज़ की। ख़ास तौर से उन चीज़ों की जिसका उत्पादन कम हो रहा है। जो सीज़नल चीज़ें हैं, जो किसी ख़ास मौसम में ही उगती हैं, खाने-पीने की चीज़ें, उनकी माँग तब बढ़ जाती है जब नॉर्मली वो सीज़न नहीं होता है, माँग बढ़ी, मिल नहीं रहा है। अभी जैसे अभी देखिए, बरसात का मौसम है, मानसून आया हुआ है, तो बहुत सारी हरी सब्जियाँ इस समय नहीं होती, खराब हो जाती हैं। ऐसे में क्या होता है, खाने वाले तो हैं ही। आप जान ही रहे हैं कि दुनिया में जनसंख्या के हिसाब से हम किस लेवल पे पहुँच गए हैं। तो माँग तो बढ़ रही है, चीज़ें उतनी है नहीं, उत्पादित हो नहीं रही हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि महँगाई बढ़ेगी, खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ेगी। समझ रहे हैं? तो ये भी एक कारण है, इसको भी थोड़ा विस्तार देके लिख सकते हैं। इसके अलावा उचित भंडारण सुविधाओं का अभाव। हमारे देश में भंडारण की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो। कुछ खास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। दुनिया में आप देखेंगे, अमेरिका में, कनाडा में, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत बढ़िया-बढ़िया व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं। एक पता नहीं उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, सिलोज़ ऐसे कुछ कहते हैं, अभी भूल रहा। तो अनाज को भंडारित करने के लिए, सब्जियों को भंडारित करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएँ बनाई जा सकती हैं। शीत गृह बनाए जा सकते हैं, जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं, वो बनाए जा सकते हैं। तो वहाँ पे सब्जियाँ, अनाज, इनको आप लंबे समय तक रख सकते हैं, तो कमी नहीं होगी। जब समय पड़े, ज़रूरत पड़े, उसको आपने निकाला, मार्केट में उतारा, बैलेंस हो गया। अदरवाइज़ क्या होता है कि जिस जिस सीज़न में चीज़ें उगीं, उसी में जितना बेच पाए, बाकी खराब हो गईं और जैसे ही वो सीज़न बीतने लगा, महँगाई बढ़ गई। तो हमारे यहाँ उचित भंडारण सुविधाओं का अभाव है और इसका जो बेस्ट एग्ज़ाम्पल है, आपने देखा होगा बहुत सारे अक्सर ये फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं कि सरकार ने जो अनाज खरीदा है, किसानों से गेहूँ, धान, ऐसे ही खुले मैदान में रख दिया गया है। वो जो है, क्या बोलते हैं, तिरपाल बोलते हैं, पन्नी बोलते हैं, उससे प्लास्टिक से ढक दिया गया है। नीचे से पानी लगा हुआ है, अनाज सड़ रहा है। ये है भंडारण सुविधा हमारे यहाँ की। सोचिए, अनाज जो कि नॉर्मली थोड़े समय तक ठीक-ठाक रह सकते हैं, उनकी ये हालत है। तो जो सब्जियाँ हैं, उनको हम कहाँ रखेंगे? उनके लिए क्या व्यवस्था है? तो भंडारण सुविधाओं के अभाव में भी अनाज और भी सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें लंबे समय तक हम नहीं रख पाते। उन्हें या तो बेचना पड़ता है या फिर कोई किसी भी तरीके से निपटाना पड़ता है, फिर आगे चल के दिक्कत होती है। तो ये कारण ये हो सकता है। एक चीज़ अभी बता रहा हूँ इसमें और,
बाकी चलिए यहीं पे बता देता हूँ, नहीं तो ध्यान से उतर जाएगा। इन सारी चीज़ों में ना आप तथ्यों का इस्तेमाल करें। इसका मतलब ये नहीं कि तथ्य नहीं आ रहे हैं तो चुपचाप बैठे हुए हैं। जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं वो आप लिख सकते हैं। देखिए टॉपर्स से जब आप बात करेंगे 2 तरह की बातें होंगी। कुछ ऐसे कहेंगे कि आपको कंसेप्ट क्लियर है, आप अपनी बात सीधी सरल भाषा में कह पा रहे हैं, बहुत अच्छा है, एग्ज़ामिनर इम्प्रेस हो जाएगा। कुछ टॉपर्स कह रहे हैं कि आपके पास हर एक बात को लेकर अगर डाटा है, अगर तथ्य है, तो उसका इस्तेमाल करिए। ये दोनों अपनी जगह सही हैं, बहुत सही हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आप कहाँ हैं? आप अपनी सुविधा का आप दिमाग में बिठा लिए आपने कि मुझे आँकड़ा यूज़ करना ही करना है, आपके पास नहीं है, तो क्या करेंगे? तो जो कंसेप्चुअल चीज़ें हैं उनको लिख के आगे बढ़ जाइए, लेकिन अगर आपके पास आँकड़े हैं, तथ्य हैं, तो इन बातों को साबित करने के लिए आप उनका इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कालाबाज़ारी भी एक बहुत बड़ा कारण है। बहुत सारे सारे बड़े-बड़े व्यापारी हैं, वो क्या करते हैं खरीद के कई बार रख लेंगे, हालाँकि सरकार ने इस पे कानून बनाया फिर भी कुछ ख़ास असर होता नहीं है। एक ही बार में क्या किए खरीद के रख लिए और थोड़ा-थोड़ा निकाल रहे हैं, महँगाई बढ़ रही है, प्याज़ पूरा जो है छुपा के रख लिए हैं और पता है कि मार्केट में प्याज़ अभी नहीं आ रहा है, माँग बढ़ रही है, महँगा हो रहा है प्याज़, फिर धीरे-धीरे निकालेंगे अपना बेचेंगे। तो काला बाज़ारी की वजह से भी बहुत सारी चीज़ों की जो कीमत है, वो बढ़ जाती है, ये भी एक कारण है। खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए ये 4 प्रमुख कारण हैं, इनके अलावा भी आप चीज़ें लिख सकते हैं। अब आते हैं कि इनका उपाय क्या हो सकता है, समाधान क्या हो सकता है? ध्यान से समझ लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि ये ख़ास तौर से बाकी दूसरे देशों में भी लागू होता है, हमारे देश में भी लागू होता है। जो हम मांस का उत्पादन कर रहे हैं, डेयरी उत्पादित कर रहे हैं, डेयरी की जो चीज़ें हैं, उनमें जो पशु हैं, उन्हें हम क्या खिला रहे हैं? घास खिला रहे हैं? नहीं, ज़्यादातर हम अनाज खिलाते हैं और ये अनाज जो मोटे अनाज हैं या फिर बाकी जो अनाज हैं, इनका इस्तेमाल हम बाकी चीज़ों को भी कर सकते थे, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कर सकते थे। तो एक ये छोटा-सा पॉइंट है, इसको थोड़ा विस्तार से हमें बताना पड़ेगा अगर मौका मिले तो, अदरवाइज़ एक पॉइंट में लिख के आगे बढ़ सकते हैं। तो इनके उपभोग को अगर हम कम करें, तो ज़ाहिर-सी बात है इनका उत्पादन कम होगा और जो अनाज है उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट किया जा सकता है, काफ़ी लाभ होगा उसका। लेकिन इससे भी मजबूत टॉपिक्स और हैं, मेरे ख़्याल से इसे आप लास्ट में लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, इसको पहले ही मत लिखिएगा। बाकी जो मेन चीज़ ये है कि भंडारण की क्षमता बढ़ाई जाए, ज़्यादा चीज़ें हम भंडारित करके रख सकें, लंबे समय तक रख सकें, तो उसकी क्षमता बढ़ाएँ और साथ ही साथ भंडारण की सुविधाओं में भी सुधार किया जाए। ऐसे नहीं कि बस बन गया है, एक हॉल जैसा बन गया है, कोई सुविधा नहीं है, वहाँ पे जो चीज़ें होनी चाहिए, जो सुविधाएँ होनी चाहिए नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, वहाँ भी अनाज खराब होगा, चीज़ें खराब होंगी। तो क्षमता भी हमें बढ़ानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम भंडारित करके रख सकें, ख़ास तौर से यहाँ पे सरकार की बात हो रही है, ठीक है? और सुविधाएँ भी बढ़ानी है कोल्ड स्टोरेज की, आसान भी करना है। बहुत पहले सरकार ने इसके लिए एक पहल की थी, इस बारे में चर्चा हुई थी कि छोटे-छोटे किसानों को भी हम ऐसी अनुमति देंगे कि वो आस-पास के कोल्ड स्टोरेज में अपना अनाज भंडारित कर सकते हैं। मिनिमम थोड़ा-सा कुछ चार्ज देना पड़ेगा और लंबे समय तक वहाँ रख सकते हैं। लेकिन कहाँ बस बात होती है, पता नहीं उसके बाद क्या होता है कोई जानता ही नहीं है। लेकिन ये होना चाहिए। जो छोटे किसान हैं उनको भी इसकी सुविधा मिलनी चाहिए कि भई अगर आपने सब्ज़ी उगाया है, अनाज उगाया आपने, अभी आप नहीं बेचना चाहते। आप चाहते हैं कि आप 6 महीने बाद, साल भर बाद इसे बेचें। 3-4 महीने भी बाद भी बेचना चाहते हैं, तो तब तक के लिए आप यहाँ रख लीजिए, थोड़े से चार्जेज़ लगेंगे, आप दे दीजिए, उसके बाद से आप बेच लीजिएगा समय से, तब तक आपके अनाज को हम सुरक्षित रखेंगे यहाँ। तो ये सुविधाएँ होनी चाहिए, क्षमता भी बढ़नी चाहिए। साथ ही साथ आप ये सारी बातें लिख सकते हैं। फसल विविधता को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ आप देखेंगे, उँगलियों पर गिन सकते हैं कि मोटे तौर पर क्या उगाया जाता है। धान, गेहूँ, ये कुछ प्रमुख फसलें हैं अनाजों में जो उगाई जा रही हैं। बाकी जो मोटे अनाज हैं बाजरा, मक्का, इस तरह की चीज़ें नहीं उगाई जानी उतनी। मोटे अनाज नहीं उगाए जा रहे हैं, खाद्य सुरक्षा के सामने संकट तो आएगा ही। ये है, ऐसे ही सब्जियों में भी कुछ चीज़ें हैं जो फ़िक्स हो गई हैं कि बस इतने ही तरह की सब्जियाँ उगाई जाती हैं। कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ होगा अगर आप बाहर सब्ज़ी लेने जाते हैं, तो कई बार ऐसा लगा होगा कि मेरे पास और ऑप्शन होने चाहिए थे। इस समय बस सब्ज़ी वाले के पास गए, उनके पास बस यही 2-4 सब्ज़ियाँ हैं, और भी ऑप्शंस होने चाहिए थे। नहीं है, आलू, प्याज़, 2-3 हरी सब्ज़ियाँ बस इतनी दिख जाती हैं और कोई रेयर रख लिया सीज़न से थोड़ा हट के,
तो इतनी महँगी होती है कि फिर लेने का मन ना करे। तो आप ये पॉइंट ज़रूर लिखें कि अलग-अलग तरह की जो किस्में हैं, चाहे सब्ज़ी की बात हो, चाहे अनाज की बात हो, उनको मेंटेन किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए और इसमें सरकार की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। कैसे? आप एमएसपी की बात कर सकते हैं कि जिन फसलों पर बढ़िया एमएसपी दी जाती है, ठीक-ठाक उसकी प्राइस रहती है, वो फसल नॉर्मली किसान उगाते हैं। या फिर जिन फसलों के साथ कंपनियाँ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं कि आप हमारे लिए टमाटर उगाइए, हम उससे सॉस बनाएँगे, हमारे लिए आलू उगाइए, हम उससे चिप्स बनाएँगे। तो फस उस कंपनी के आस-पास के जो किसान होते हैं, ज़्यादातर वही फसलें उगाते हैं। हमारी ज़िम्मेदारी ये है, सरकार की ज़िम्मेदारी ये है कि हम फसल विविधता को बढ़ावा दें ताकि सबकी ज़रूरतें हर तरीके से पूरी हो सकें। ये खाद्य सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है और मुद्रास्फीति को बढ़ने से रोकने के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि टमाटर महँगा हो गया। अब टमाटर के विकल्प के तौर पर और भी सब्जियाँ अगर हों और सस्ती हों, तो नॉर्मली हम उससे काम चला लेंगे। धीरे-धीरे टमाटर का भाव कम हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह से अनाज में अगर मान लेते हैं कि गेहूँ महँगा हो गया, गेहूँ के पैरेलल उसके जैसी और भी चीज़ें हैं, और भी अनाज हैं, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल महँगा हो गया, तेल कई किस्म के हो सकते हैं, तो मान लेते हैं सरसों का तेल महँगा हो गया है, और भी कोई खाने का जो तेल है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ढेर सारे विकल्प जब रहते हैं, तब महँगाई की मार उतनी नहीं होती। जब विकल्प कम हो जाते हैं, हमें उससे ही लेना पड़ता है, उसे ही चुनना पड़ता है, तब दिक्कत आती है। इसीलिए फसल की विविधता को बढ़ाने की ज़रूरत है, इसे प्रमोट करने की ज़रूरत है। ये बात आप लिख सकते हैं। प्रभावी नीति निर्माण होना चाहिए। नीतियाँ ऐसी बननी चाहिए जिनका प्रभाव हो, जिनका असर दिखे, बस ऐसे नहीं कि कानून बन गया और पता नहीं कहाँ चला गया, कोई जानता ही नहीं। इसके अलावा एक शब्द है, जलवायु स्मार्ट खेती। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अभी देखिए क्लाइमेट जैसे-जैसे चेंज हो रहा है, हमें अपने आप को हर तरीके से अनुकूलित करना है उसी डायरेक्शन में, और इसमें फसलें भी शामिल हैं। गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का, तो हमें अब ऐसी-ऐसी खेती की पद्धतियाँ विकसित करनी होंगी, जो इस बदलते जलवायु पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हमें अच्छा रिटर्न दें, अच्छा उत्पादन दें। इस पे हमें काम करना पड़ेगा, तो इसको बढ़ावा देना पड़ेगा, इसके लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ेगी, उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खर्चे लगेंगे, सरकारों को उसमें आगे आना पड़ेगा। इससे बहुत सा फ़ायदा होगा, खाद्य मुद्रास्फीति वैसे ही कम होगी क्योंकि उत्पादन पर्याप्त होगा, ठीक है? और एक चीज़ और है, ये आप लिख सकते हैं उपाय के तौर पे। आपको कब थोड़ा-सा फ़ील हो रहा होगा कि जो उपाय में हमने लिखा है इसको थोड़ा-सा बदल के हम कारण में भी और पॉइंट्स बढ़ा सकते थे। अच्छी बात है, बढ़ा सकते थे। जैसे मान लीजिए यही है, हम कह रहे हैं कि घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हम बाहर से मँगाते हैं। खाने के लिए जो तेल हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर बाहर से इस्तेमाल करते हैं। बाहर से मँगाते हैं, हमारे यहाँ तेल उतना नहीं होता। तो हालाँकि पेट्रोलियम वाला तेल भी हम बाहर से ही 85% से ज़्यादा बाहर से ही मँगाते हैं। खैर हम यहाँ पे खाद्य मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं। तो इसको आप 2 तरह से यूज़ कर सकते थे। कारण में यूज़ करते तो क्या कहते कि हमें कुछ चीज़ों पे निर्भर हैं हम, मतलब अपने यहाँ उस चीज़ का उपभोग करने के लिए बाहर से मँगाना पड़ता है, दूसरों पे निर्भर हैं। इस वजह से भी कभी-कभी महँगाई बढ़ जाती है। तो वहाँ यूज़ कर सकते थे कारण के तौर पे, यहाँ यूज़ करते हैं उपाय के तौर पे कि जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं हो रही है, उसका उत्पादन किया जाए, उसके उत्पादन को बढ़ाया जाए। हमारे यहाँ लोगों की कमी नहीं है, लेबरर्स की कमी नहीं है, ठीक-ठाक ज़मीन भी है, तो क्यों नहीं उगाया जा सकता? उस पे हम ध्यान दें, उस पर काम करें, उस पे योजनाएँ, बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं, जैसे कि मिशन पाम ऑयल करके सरकार की योजना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर ध्यान दिया जा सकता है। तो ये कुछ समाधान की बातें हो गई। उसके बाद से कन्क्लूज़न में 2 तरह से आप लिख सकते हैं। एक कन्क्लूज़न ये हो सकता है, जो कि अच्छा माना जाएगा, आप इस तरीके से बात करें कि ऊपर जो भी हमने बताया अगर उस पर काम हो रहा है, इन चीज़ों पे सरकार काम करे, तो हम खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं, सतत विकास में भी आगे बढ़ सकते हैं, समावेशी विकास भी कर सकते हैं, और जो खाद्य मुद्रास्फीति है उसको कंट्रोल में भी रख सकते हैं। और इसका दूसरा उपाय हो सकता है कंक्लूजन में कि फिलहाल सरकार ने खाद्य मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ये उपाय किए हैं, इन्हें और बेहतर करने की ज़रूरत है, इन्हें और प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। ये दोनों बढ़िया है। और अगर आपके पास समय है और क्वेश्चन में ज़्यादा शब्दों की डिमांड की गई है कि 250 शब्दों में लिखें, तो आप इन दोनों को मिक्स करके 2 लाइनें लिख सकते हैं। एक लाइन में ये बातें आपने लिख दी, दूसरी लाइन में जो है कुछ योजनाओं को कॉमा लगा के लिख दिया, और जो भी मैंने कहा कि इसमें और बेहतरी की जा सकती है, प्रभावी बनाया जा सकता है, वो आपने लिख दिया। मस्त, हो गया आंसर। तो मेरे ख्याल से आपने इस डायरेक्शन में अभी काफ़ी सोचा होगा, काफ़ी चीज़ें समझी होंगी,
और भले आप आंसर इस पे ना लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, लिखने की आदत डालिए, कुछ भी लिखिए, शुरू में लिखने की आदत डालिए और यहाँ पर ये समझने की आदत डालिए कि क्वेश्चन को समझा कैसे जाता है, लिखा कैसे जाता है। और इसी बहाने आपके टॉपिक्स भी तैयार होते जा रहे हैं। आप हर रोज़ एक नए टॉपिक्स पर विस्तार से सोच पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब मैं आपको अगले दिन के लिए क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन आपका जो है वो फोर्थ पेपर का है, चौथे पेपर का, जिसको आप एथिक्स का पेपर कहते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी ने भी पूछा है, यूपी पीसीएस में भी सिलेबस सेम है मेंस का, वहाँ भी खूब क्वेश्चंस पूछे गए इसको लेके। और क्वेश्चन सीधा सा है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। इसे मैंने पढ़ाया है इसी चैनल पर, मेरे ख्याल से 1 साल से ज़्यादा हो गया। बहुत अच्छे से मैंने विस्तार से पढ़ाया है, प्लेलिस्ट बनी है मेंस वाली, आप जाके देखेंगे तो आप ये टॉपिक तैयार कर सकते हैं बहुत अच्छे से। बहुत बढ़िया मैंने हर डायमेंशन को कवर किया है, उसको आप देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बताना है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता है क्या, और उसके बाद से बताना है कि लोक सेवा के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता क्या है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि एक अधिकारी है, लोक सेवा में है, उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो उससे फ़ायदा क्या है? क्या कर सकता है इसके दम पे? ये बेसिकली आपको बताना है कि इसकी प्रासंगिकता क्या है। ठीक है? इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो है। अगर आपने पीडीएफ नोट्स ली है तो उसमें तो पूरा एथिक्स का सारा सब कुछ दिया गया है। तो आप अगर लेना चाहें तो पीडीएफ नोट ले सकते हैं, क्योंकि देखिए हर बार मैं सबूत दिखा रहा हूँ, अगली बार भी दिखाऊँगा। तो अगर आप अभी लेते हैं, आपके पास ज़्यादा समय है रिवाइज़ करने का, बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। चाहे यूपी पीसीएस की बात करें, यूपीएससी की बात करें, मेंस के भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं। तो अगर आपने पीडीएफ नोट्स नहीं ली हैं तो ले सकते हैं, वहाँ भी मिल जाएगा। बाकी प्री की भी मिल जाएँगी चीज़ें, और बाकी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर इसकी वीडियो पड़ी होगी, वहाँ से देख के तैयार कर सकते हैं। बाकी जीरो टू जीनियस का मैंने बता ही दिया, आज, कल और परसों का टाइम है, आप उसका लाभ ले सकते हैं, उससे भी जुड़ सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।